नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे उस एडवाइजरी का सबको इंतजार था। जैसे ही मंगलवार को 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था, तो इसी बीच 24 घंटे के लिए सभी में एक हलचल पैदा करने के लिए उन्होंने एक कहा कि एक एडवाइजरी जारी करेंगे, उसके तहत देश गवर्न करेगा, कुछ चीजों में हम राहत देंगे। पहले से देखा जा रहा था कि खेती, नरेगा, कुछ ऑफिसर्स, इनमें छूट दी जा सकती है। और खास बड़ी बात जो है यह है कि आखिर लेबर को लेकर के क्या होगा। कुछ जगह छूट है, नरेगा में काम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में आप काम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़ी मशीनरी एक जिले से दूसरे जिले और राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई ट्रेवल करना चाहते हैं तो आप नहीं जा सकते। आपको कोई फ्लाइट की व्यवस्था नहीं है, आपकी ट्रेन नहीं चलेगी, आपकी बस नहीं चलेगी। तो चलिए हम स्क्रीन पे आपको तमाम जो एडवाइजरी के बिंदु हैं टेक्स्ट के जरिए दिखाएंगे। हमारे कुछ गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। जंटी के एडिटर इन चीफ एस के सुराना जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी योगेंद्र जोशी जी जुड़ रहे हैं। 40 के पदाधिकारी पंकज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर व्यापार मंडल के पदाधिकारी अजय अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा एस के सुराना जी के पास में। सर, मैं दो चीजें देख रहा हूं। करीब एक सप्ताह पहले सूरत में एक कहें कि जैसे सब्र टूट जाता है, वैसा ही एक नजारा देखने को मिला। गाड़ियां फूंक दी गई और अचानक लॉकडाउन के बीच लोग सड़कों पे आ गए और उन्होंने कहा कि केवल 2 टाइम के खाने से कुछ नहीं होगा, बहुत सारी जरूरतें हैं हमारी। इसी तरह से 14 अप्रैल का वक्त जैसे ही पूरा होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हैं देश को, उसके बाद ही जिस तरह की स्थिति मुंबई में देखी गई, वह भी मुझे एक लगता है कि एक सब्र जो 14 अप्रैल तक का था, शायद वो टूटता नजर आ रहा है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पहले ही कहना पड़ा। और जैसे कि आदित्य ठाकरे वहां के मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री के पुत्र भी हैं, उन्होंने भी कहा कि 2 दिन पहले ही हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिख दिया था कि मजदूरों को भेजने की कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसे ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं। तो क्या देखा जाए इसमें एडवाइजरी में? ऐसा कुछ लग रहा है कि जो लोग पलायन करके या तो पहले जा रहे थे या सब्र करके कुछ लोग रुक गए, उन्हें कुछ राहत महसूस होती होगी कि हाँ चलिए एडवाइजरी के जरिए हम एक चिराग हमें दिखने लगा है, हम रुक सकते हैं। कैसे देखा जाए इसे? देखिए, पहले तो ये जो डिटेल्ड एडवाइजरी आई है देवेंद्र जी, बहुत अच्छी बात है। कई इसमें अच्छे बिंदु हैं। और सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई जान पे ध्यान देना सबसे बड़ी चीज है जो सरकार दे रही है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि बहुत ज्यादा यात्रा होना, सोशल डिस्टेंसिंग का न होना, लोगों का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना वगैरह प्रोहिबिटेड है और वो होना भी चाहिए। अब इतना बोलने के बाद मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इसकी थोड़ी प्लानिंग और बेटर तरीके से हो सकती थी। जबकि 24 तारीख को जब लॉकडाउन, सर मैं आपके पास आऊंगा, एक बार मैं रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। श्याम जी, एडवाइजरी आपने देख ली। एक दिन पहले भी हमने इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा की थी कि एडवाइजरी में आखिर हो क्या सकता है। वही सब चीजें हैं जो हम 24 घंटे पहले चर्चा कर रहे थे। और जैसे कहा जा रहा था कि कुछ मजदूरों को राहत दी जा सकती है, कुछ छोटे संस्थान खोले जा सकते हैं, दुकानें खुल सकती हैं, हॉटस्पॉट जो होगा उसे पूरी तरह से पैक रखा जा सकता है। तो एडवाइजरी को लेकर के एक जर्नलिस्टिक नजर से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये मान सकते हैं कि जनजीवन जो 21 दिन से या 23 दिन से कई राज्यों में लॉकडाउन है, वह धीरे धीरे से पटरी पर लाने की कोशिश है। इसे किस तरह से देखा जाए? जी श्याम जी। इस लॉकडाउन के दौरान हम अपने देश की विकास की गति को कैसे बना सकते हैं और हम आवश्यकताओं की पूर्ति को किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे राइडर लगाए, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि 20 अप्रैल तक किसी को छूट नहीं दी जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम छूट दे सकते हैं, क्योंकि हमारा ध्येय यह है कि जहां पर कि ये बीमारी तेजी से फैल रही है वहां हम छूट देने की स्थिति में नहीं आएंगे, लेकिन जहां पर स्थिति ठीक है वहां बहुत सारी चीजों में छूट देंगे। देखिए, क्या किसान की खेती फसल पूरे साल भर की तैयार है, उसको किस प्रकार से रिलीफ दिया जाए कि उसकी खेती कट जाए और उसका अनाज निकल जाए, और जो अनाज उस निकाले वो समर्थन मूल्य पर अपनी मंडी में जाके बेच ले। ये एक बहुत बड़ा देश के सामने चुनौती है मौजूदा स्थिति में कि लॉकडाउन की स्थिति है
उसको मजदूर कैसे मिले, बाहर से मशीनें कैसे आए, और मशीनें आने के साथ साथ उसको सैनिटाइज कैसे किया जाए कि उसके अंदर कोई दूसरा व्यक्ति जो बाहर से आ रहा है, जैसे पंजाब से लाने की बात हो रही है राजस्थान में या बाकी जगह भी, पंजाब से बहुत ज्यादा कटाई के लिए मशीनें आती हैं, तो वो किस प्रकार से उसको किया जाए, तो वो सारी बातों को तय करने के लिए ये मंडियां खोलने की बात भी कही है। और सरकारी जो खरीद शुरू होगी वो जीएसएस लेवल पे, ग्राम सेवा सहकारी समितियां, उस लेवल पे खरीद भी शुरू हो जाए। तो एक व्यवस्थाओं को लेकर के, या हमारे यहाँ राजस्थान के जो सहकारिता विभाग के सचिव हैं, उन्होंने भी कुछ 2-3 दिन पहले बातचीत करके सारी व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया है। इसके अलावा जो मेडिकल दवाइयों का जो हमारे संकट आ जाएगा, दवाई उत्पादन करने का कैसे हम शुरू कर सके। ये तो बात सही है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक जिले से दूसरे राज्य में किसी भी स्थिति में परिवहन शुरू नहीं होगा, ना मेट्रो का होगा, ना ट्रक का होगा, ना बस का होगा, ना रेल का होगा। तो ये मान के चलिएगा कि आने वाले समय में ये तो साफ कह दिया है कि इस प्रकार की चीजें हम नहीं करने देंगे। आप देखिए ग्रामीण स्तर पर उद्योग धंधे किस प्रकार से हो जाए, तो 30 अप्रैल के बाद, वो पहले अभी भी नहीं करें। देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का तो आपको रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी व्यापार या उद्योग धंधे कर रहे हैं शुरू, उसमें आपको ये तय करना पड़ेगा कि ये बीमारी फैले नहीं, और किसी भी तरीके से उसको किस प्रकार से पूरा किया जाए। पहले हाथ धोने वाली बात, सैनिटाइज करने के, अपने स्थान को सैनिटाइज कीजिएगा, हाथ धोने की सारी बातें ध्यान रखनी। मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में, हमारे साथ एसके सुराना साहब जुड़े हुए हैं। सर, जैसे श्याम जी कह रहे हैं कि जनजीवन को पटरी पे लाने के लिए कहीं तो आपको स्टेप उठाना ही होगा, तो उस दृष्टि से देखा जाए, मैं मजदूरों को लेकर के आपसे चर्चा कर रहा था कि मजदूरों को देख करके लग रहा आपको एडवाइजरी में ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं या बिंदु हैं जिसकी वजह से एक भरोसा वापस बन सके कि हाँ ठीक है, हम जहां हैं वहां पे हमारा गुजारा कर सकते हैं। मैं एडवाइजरी की जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी वो थी कि एमजी नरेगा को उन्होंने कुछ सेफगार्ड्स के साथ चालू करने की बात कही है, जिसमें कि जलाशयों का और उस तरह की जो गांवों की एसेट्स बनती हैं उस पर कार्य किया जा सकेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा बिंदु है जिससे जो लोग बेरोजगार हैं उनके पास कुछ पैसे पहुंचेंगे। दूसरा बिंदु, जो सरकार ने एक 15,000 करोड़ का पैकेज दिया था, उसके पैसे भी ढंग से जल्दी लोगों को पहुंचे, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और भूख और शेल्टर जो वाली जो चीज है, उसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकारों से एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट से कमियां जरूर नजर आ रही हैं। अदरवाइज जो बांद्रा में हुआ वैसी स्थिति बिल्कुल नहीं होती। अगर उनको ढंग से कहीं ना कहीं पे ठहराया गया होता, तो उसमें राज्य सरकार की भी कमी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कमी यह रही कि ऐसी स्थिति बनी क्यों। अगर हम लोग प्लानिंग करके, जब हम ईरान से, पाकिस्तान और दूसरे देशों से जब हम अपने जहां बहुत ज्यादा चांस था कि वो संक्रमित होंगे उनको प्लेनों में लेकर के ला सकते हैं, तो हमारे गरीब भाई बहन को हम 2 दिन पहले ऐसी स्पेशल ट्रेनें चलाकर स्क्रीनिंग करके कि भाई जो एयरपोर्ट पे जैसी स्क्रीनिंग होती थी वैसी स्क्रीनिंग करके जो ऑब्वियस लगते कि भाई ये बीमार हो सकते हैं उनको क्वारंटाइन करते, तो एक तो लोड शहरों पे बहुत कम होता, जो 4-4, 5-5, 10-10, 20-20 लाख मजदूर जो करा रहे हैं वो नहीं होती। क्वारंटाइन हमें हजारों में ही करना पड़ता और उनको हम स्पेशल ट्रेनों में 2 दिन में पहुंचा देते तो बहुत अच्छा रहता। उनका जो इमोशनल टूट रहे हैं, कई लोग तो कूद रहे हैं, कई क्वारंटाइन से ऐसी खबरें भी आ रही है कि लटक जा रहे हैं, ऐसी स्थितियां आ रही हैं। तो उस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है और मीडिया भी उस पर फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये हमारे ही भाई बहन हैं, बिहार, ईस्टर्न यूपी और से जो महाराष्ट्र में, पंजाब में, दिल्ली में जो फंसे हुए हैं, उनके दुख दर्द को हमें नहीं भूलना चाहिए। और जब तक हम उनको नहीं भेज पा रहे हैं तब तक वहां की राज्य सरकारें अच्छा प्रबंध करें उनके लिए। अगर उसके लिए खजाना खोलना पड़े तो खोलना चाहिए। ऐसी स्थिति तो 100 साल में एक बार आती है। अभी हमें पैसे नहीं देखने चाहिए और अपने जो भाई बहन फंसे हुए हैं उनका बढ़िया अगर हम करेंगे, उनको ढंग से ठहरा देंगे तो उनको भी उतनी बेचैनी नहीं होगी। जी योगेंद्र जी, एक एडवाइजरी को लेकर के क्या कहा जाए इससे कि लॉकडाउन चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं, 3 मई तक तो फेज 2 या तो मैं तो एक ही मानूंगा रेगुलर ये चलता आ रहा है। एडवाइजरी पटरी पे जनजीवन को वापस से लाया जा सके, कुछ उसके ये कह सकते हैं कि प्रारंभिक एक स्टेज माना जाए इसे? बिल्कुल, ये प्रारंभिक स्टेज है और ऐसे ही होना चाहिए। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने सोच समझकर सारी चीजों को समझकर, पहले तो उन्होंने लोगों को मोटिवेट करने के लिए 20 तारीख की एक डेट दी है ताकि जन सहभागिता बढ़े। अगर आपको अपनी एरिया में चाहिए कि ये सब गतिविधियां बढ़े तो आप सब, जब तक सब लोग इसमें साथ नहीं देंगे, अकेली सरकार तो कुछ कर नहीं सकती। तो उन्होंने एक तरह का इंसेंटिव दिया है
कि आप अगर अपने एरिया में ज्यादा नहीं फैलाते तो आपके यहाँ ये गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। तो ये एक अच्छा कदम है। तो 20 तारीख के बाद जहां जहां इस तरह की स्थिति होगी, जो हॉटस्पॉट में नहीं आएंगे उनको इनका लाभ मिल सकेगा। जो लोगों को रोजगार पे जो अभी काफी दिक्कतें आ रही हैं, उन लोगों के रोजगार वापस शुरू हो सकेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे जो कदम उठा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और एडवाइजरी उसके लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है। जी चलिए, योगेंद्र जोशी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। जोशी साहब, आपके पास आना चाहूंगा और जानना ये चाहते हैं हम कि बहुत सारी जगह पे आपने तो इस तरह के सेंटर्स पहले भी देखे होंगे, कई बार आंदोलन में पॉलिटिशियंस को भी इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा किया जाता है। जो लोग छोड़ के क्वारंटाइन सेंटर है या फिर हॉस्पिटल से हैं, निकल करके वहां से जा रहे हैं, कहीं दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं, या एक उदाहरण जयपुर में आया कि जंप लगा गया, तो ये सब चीजें किस तरह से देखा जाए इसे, कि लोग पैनिक हो रहे हैं, वहां सुविधाएं नहीं है, या फिर आतंक है, लोग एक जगह टिकना नहीं चाहते हैं, कैसे देखा जाए इसे? हाँ, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, बीच में दूसरी आवाजें बहुत आ रही है। जी सर, सवाल मेरा यह है कि जो क्वारंटाइन सेंटर्स बने हुए हैं उसमें लोग निकल करके चले जाते हैं, या हॉट स्पॉट एरिया है वहां से लोग निकल करके चले जाते हैं, कर्फ्यू क्षेत्र से निकल करके चले जाते हैं, तो इसे किस तरह से देखा जाए? लचर व्यवस्था या लोग आतंक है, प्रशासन को कोऑपरेट नहीं कर रहे, माना क्या जाए इसे? देखिए योगेंद्र जी, मैं तो ये एक 20-21 दिन से देख रहा हूं कि दिखावा ज्यादा करते हैं प्रशासनिक अधिकारी, लेकिन काम कम कर रहे हैं। आप देखिए कि एक एक मोटरसाइकिल पर 2-2 पुलिस वाले बैठ के निकलते हैं, वो आपस में दूरी मेंटेन नहीं कर रहे हैं। जब पब्लिक ये देख रही है कि ये एक दूसरे के पीछे चिपक के बैठे हुए हैं, ये मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, रोज सायरन बजाती हुई गाड़ियां निकलती हैं, तो बताओ दूसरा व्यक्ति क्या सोचेगा इस बात को देखकर। और बात यह है कि आप ये देख रहे हैं कि शहर का परकोटा, उसके अंदर 2000 जवान लगा दिए, 15 ड्रोन चल रहे हैं, अभय कमांड कंट्रोल का पूरे कैमरे लग रहे हैं, उसके बावजूद 11 लोग सांगानेर पहुंच जाते हैं, एक बुजुर्ग जो है सीकर के पलासना पहुंच जाता है, 9 युवक कानोता पहुंच जाते हैं, और 2 युवतियां सुभाष चौक पहुंच जाती हैं। इस तरह से और भी पहुंचते हैं। एक आदमी तो वहां से निकल करके हमारे पास ये गली है गुरु नानकपुरा की, इसमें आ गए। बताओ, कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले। मैं देख रहा हूं कि इतनी पुलिस लगाने के बाद फिर ये जो बीमार व्यक्ति हैं या बीमार नहीं है दूसरे भी व्यक्ति हैं, तो कैसे बाहर घूम रहे हैं? ये तो ताज्जुब की बात है। या तो ये इसको सीरियस नहीं ले रहे। मैं आपको ये बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर राजस्थान में इसको सीरियस नहीं लिया गया, अभी तो राजस्थान पहले 3रे नंबर पे था, 5वें नंबर पे था, अब ये 3रे नंबर पे है। और मैं इनकी आंख खोल देना चाहता हूं यहाँ के राजनेताओं का और एडमिनिस्ट्रेटर का, कि अगर ये इसी तरह से सोते रहे तो राजस्थान में इनसे ये काबू नहीं आएगा कोरोना। ये अभी बस्तियों में नहीं घुसा है, ये अभी सिर्फ उस पॉपुलेशन के अंदर है जिस पॉपुलेशन के अंदर घनी आबादी है, और वो भी कोई एक समाज की आबादी है। और अगर ये दूसरी जगह जैसे झालाना की तरफ आ गई, जैसे और जगह निकल के चली गई, तो आपको ये मैं बता देना चाहता हूं कि एक एक घर में 15-15, 20-20 होते हैं, फिर इनसे निकालना भारी हो जाएगा। और आदमी कूद के क्यों जा रहे हैं? कूद के इसलिए जा रहे हैं कि वो वहां परेशान है, उनकी वहां व्यवस्था नहीं की जा रही। ये टीवी के ऊपर बता देना कि हम ये कर रहे हैं, हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसा करने से काम नहीं चलेगा योगेंद्र जी। वहां जाकर के देखना पड़ेगा जो प्रशासनिक अधिकारी है। मैं तो ये देख रहा हूं कि हर पार्टी अपनी पार्टीबाजी चला रही है। कोई के साहब हम खाना बांट रहे हैं तो हमारे खाने के ऊपर हमारे पार्टी का नाम लिखा हुआ, दूसरी पार्टी वाले दूसरी पार्टी के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं कि साहब हम पार्टी वाले हम बांट रहे हैं। ये कोई तमाशा हो रहा है क्या? आप देखिए ये इस देश को कहां लेके चले जाएंगे पार्टी वाले। कोई किस पार्टी का नाम लेके नाच गाना कर रहा है, कोई किस पार्टी को लेकर के 100-200 लोग इकट्ठे कर रहे हैं। जोशी साहब, मैं लौटूंगा आपके पास में, वापस आ रहा हूं, कंट्रोल करने वाला नहीं है। मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं एक बार अजय अग्रवाल जी के पास में जाना चाहूंगा, अजय अग्रवाल जी के पास जाना चाह रहा हूं, वापस आऊंगा आपके पास में। अजय जी, एडवाइजरी जारी हो चुकी, एक दिन पहले भी हम साथ में जुड़े हुए थे और चर्चा कर रहे थे कि एडवाइजरी में क्या संभावनाएं हो सकती हैं। ये बात तो सही है, व्यापारी कोई भी है, आमजन है, व्यापारी है, ब्यूरोक्रेट है, हर व्यक्ति चाहते हैं कि उन रूटीन में हम सब लोग आए, लेकिन पहली प्राथमिकता यह है कि चाहे हमें लॉकडाउन और 10 दिन 15 दिन झेलना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम दुरुस्त होना चाहते हैं, एक बार स्थितियां साफ होनी चाहिए। एडवाइजरी को लेकर के व्यापारियों का क्या मानना है?
कुछ विचार हो रहा है आप लोगों का? क्योंकि एक दिन पहले भी आप लोगों की मीटिंग थी कि एडवाइजरी कैसी होगी, क्या होगी। एडवाइजरी अब तो आ चुकी है, तो कोई रिएक्शन है? देखिए, जो आज एडवाइजरी जारी हुई है, ये मोटा मोटी कुछ हद तक हमारे को लोगों को मतलब पहले से ही अगर कहें कि अपन राज्य सरकार ने भी कुछ उद्योगों के लिए जिस तरह की एडवाइजरी जारी करी थी उसी से मिलती जुलती है। इसके अंदर इन लोगों ने थोड़े से और क्षेत्रों को भी शामिल करते हुए किया गया है। एडवाइजरी को वृहद रूप में लिया गया, साथ ही साथ में इन्होंने एडवाइजरी के अंदर ये भी दिया हुआ है कि किस एरिया के अंदर कोई रेड स्पॉट है, कोई ऑरेंज स्पॉट है, कोई ग्रीन स्पॉट है, मतलब जो जो एरिया ज्यादा अगर चिन्हित रेड वाले चिन्हित है तो उनमें कैसे चालू करेंगे या नहीं करेंगे, और जो ग्रीन वाले हैं उनमें जल्दी चालू करेंगे। पर जो एडवाइजरी अगर भी जारी करी गई है जिसके अंदर है, उनकी ये है कि इनकी सुनिश्चितता कैसे की जाएगी कि वो फैक्ट्री के अंदर वो आदमी जब मजदूर पहुंचेगा कैसे। अभी इन लोगों ने कह दिया कि ट्रांसपोर्टेशन, जैसे अभी श्याम सुंदर जी बता रहे थे कि ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल खुला नहीं है एक जगह से दूसरी जगह के लिए। उस एडवाइजरी में लिखा गया कि ट्रांसपोर्टेशन कार्गो कहीं भी आ जा सकते बिना परमिशन के। तो ये एडवाइजरी अभी तक हमारे को लग रहा है इसके अंदर थोड़ी सी और खुलासा होने की जरूरत है कि जो एडवाइजरी दी गई है कि उसके अंदर जो व्यापार जगत है, जैसे इंडस्ट्रीज हैं, छोटी इंडस्ट्रीज हैं, जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं, जो जरूरी सामान के लिए, चाहे वो पैकिंग मटेरियल जो होता है एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बहुत बड़ा एक पार्ट है जिसके अंदर जुड़ी हुई है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड खाद बीज की दुकानें खोल देंगी तो वहां तक आदमी कैसे पहुंचेगा? अगर एक गांव में खाद बीज की दुकानें खुल गई तो वहां पे ये सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी? ये थोड़ा सा अभी तक इन सब चीजों के अंदर हमारे को पूरा खुलासा नहीं हुआ है। एडवाइजरी को और चाहते हैं और वैध रूप से अगर पूरी तरीके से क्लियर करके दी जाए और एक क्षेत्र वाइज बनता है। जैसे अपन ने कहा कि अगर अपन राजस्थान के हिसाब से मान के चले, राजस्थान के अंदर करना है, जयपुर में करना है, तो किस तरीके से इसकी एडवाइजरी को जारी किया जाए। अभी तक व्यापार जगत के अंदर ये सारी चीजें का संशय बैठा हुआ है। साथ साथ में जो हमने पहले भी एक मांग रखी थी, ये अगर काम नहीं होता तो सैलरी नहीं, तो अब सैलरी वो मजदूर अगर आएगा तो उसको आने के लिए कैसे करी जाए। बहुत सारी एमएसएमई इंडस्ट्री जहाँ ठहरने की जगह नहीं है, वहां पे रोज कारीगर अपने मतलब जो मजदूर काम करने के लिए वो आता है और जाता है। अगर वो आता जाता है तो उसका आने जाने का रहेगा, तो उसके लिए कैसे उसकी सुरक्षा करी जाएगी। ये सारी चीजें एडवाइजरी में अभी पूरी हम लोगों को क्लियरिटी नहीं आ पाई है, पर काफी हद तक चीजें एडवाइजरी के अंदर दी है कि किस तरीके से उद्योग जगत को चालू किया जा सकता है। 20 तारीख तक का इन्होंने टाइम दिया हुआ है, टाइम लिमिट दी है कि ये सारी चीजें हम तब करेंगे, एक बार अगर सब कुछ सही रहेगा तो 20 तारीख से चालू करेंगे। तो लेट इट भी उस समय तक हो सकता है कुछ क्लेरिफिकेशन और आ जाए। मैं वापस आऊंगा आपके पास में, पंकज गुप्ता जी के पास जाना चाहूंगा। पंकज जी, दो चीजें मैं देख रहा हूं, नरेगा शुरू होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उससे फसल कटाई का टाइम है, रबी की फसल है, आप मंडी तक भी लेकर के जा सकते हैं, कुछ शर्तें लगाई हैं, कोई ऐसी भारी भरकम शर्तें नहीं है। यहां दो चीज मैं देख पा रहा हूं कि नरेगा को छोटी उस पैसा बेशक कम मिलता होगा, लेकिन नरेगा एक लार्जेस्ट एम्प्लॉयर के रूप में भी रूरल बेल्ट में काम कर रहा है। तो ये माना जा सकता है कि लोगों के पास में चाहे जनधन खातों के माध्यम से या सरकारों के माध्यम से कुछ पैसे भी पहुंचे हैं। आपके पास में नरेगा भी होगा, उसके अलावा आप खेती का जो पैसा है वह भी आएगा, और कुछ दिनों में लगता है कि हम लोग कोरोना फ्रेंडली भी हो जाएंगे, तो सब चीजें नॉर्मल भी होना शुरू हो जाएंगी। कोई ज्यादा खौफ नहीं रहेगा इसका कि ठीक है जो होगा अब देखा जाएगा। तो ग्रास रूट पे या ग्राउंड लेवल पे हम ये मान सकते हैं कि एक स्टेज पे इकोनॉमी को भी हम रोटेशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान का पैसा भी आएगा, उससे जुड़े कुछ व्यापार हैं, क्योंकि 15 दिन अभी किसान को भी अपनी जेब तक पैसा लाने में लग जाएगा। अभी किसान फसल निकाल रहा है, मंडी तक पहुंचा रहा है, उसका पेमेंट होगा, नरेगा जैसे शर्तों के साथ में शुरू होगा, और उसके बाद 3 तारीख के बाद में पिक्चर यह भी क्लियर होगी कि इंडस्ट्रीज का क्या होगा, मॉल्स का क्या होगा, बड़े शोरूम्स का क्या होगा। तो ये मान सकते हैं कि नीचे धरातल पे एक बार इकोनॉमी को थोड़ा सा बूस्टअप करके और हम 3 तारीख का इंतजार करें, ताकि हम ये नहीं कह सकते कि पोजीशन है कि हमारी कोई स्थितियां नहीं थी, हम कर नहीं पा रहे हैं, नीचे कुछ नहीं बचा है। तो ये मान सकते हैं कि बड़ी स्ट्रेटेजी के तहत ये किया जा रहा है। देखिए, नरेगा को चालू करना या मुझे नहीं लगता कि इससे कोई नुकसान है, क्योंकि एक्चुअल में गांव के अंदर कम्युनिटी लेवल पे अभी बहुत ज्यादा कोरोना का असर अभी तक नहीं है जी। और शहरों में जहां तक अभी देखने में आया है तो ज्यादातर कोरोना का जो असर है वो शहरों के अंदर ही देखा गया है। गांवों में अभी तक काफी कुछ साफ और शुद्ध है, मैं मान के चलता हूँ ऐसा। तो अगर महानरेगा का काम शुरू होता है, क्योंकि गांव के अंदर तो अभी भी थोड़े काम गांव वाले अपने जो लोकल स्तर पे वो कर पा रहे हैं। कनेक्टिविटी, बिल्कुल ठीक बात कह रहे थे अजय जी भी और बाकी सबने जो बात कही, तो कनेक्टिविटी की बेसिक एक प्रॉब्लम जरूर आएगी। लेकिन बहुत सारी चीजें अजय अग्रवाल जी ने जो बोली
एक्चुअल में प्रॉब्लम वहीं आएगी जाकर के, क्योंकि अगर किसान फसल काटता है या कोई भी काम महानरेगा के माध्यम से होता है, तो उसके बाद में जो उसका उत्पाद पैदा होगा कि तो उसका मंडी तक पहुंचने की सुनिश्चितता, फिर वो माल केवल उस मंडी में ही नहीं रहेगा, वो माल कहीं दूसरी मंडियों में भी खरीदा जाएगा, एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, बड़े व्यापारी उस माल को खरीदने के बाद आगे का जो काम करेंगे वो कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं जो अभी आज जो एडवाइजरी जारी हुई है उसमें बहुत सारी चीजों की अभी खुलासा होना बाकी है। बहुत सी चीजें कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट पे भी निर्भर रहेंगी, जी तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू भी कई सारी चीजों की सुनिश्चितता इस बात को देख करके होगी कि कोरोना का असर उस पर्टिकुलर एरिया में कैसा है। क्योंकि वही जो बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही, क्योंकि जो जोन वाइज जो है मामला, रेड ग्रीन येलो जो भी जोन अभी बने हैं, उन जोनों के हिसाब से ये चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि हर जोन में अपना एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होगा चीजों को डील करने का। रेड जोन है तो रेड जोन से व्यक्ति रेड जोन में जाएगा, अलग अलग जोन्स में किस तरह से काम होगा। तो अभी चीजें प्रैक्टिकली किस तरह से पॉसिबल होंगी ये भी देखना बाकी है। ये बात ठीक है कि बाकी ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि नरेगा के माध्यम से जो निचले स्तर पर थोड़ा सा बूस्टअप आएगा, तो बिल्कुल हम ये नहीं कह पाएंगे कुछ टाइम बाद या महीने भर बाद कि बिल्कुल स्लो डाउन आ गया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पैसा कहीं ना कहीं जी पहुंचेगा इकोनॉमी बिल्कुल में। बिल्कुल। तो वो पैसा, ये बात सही है कि एक बड़ी रणनीति के तहत ही माना जा सकता है, कुछ खातों में पैसा पहुंचा है, कुछ नरेगा के माध्यम से लोगों की जेब तक पैसा पहुंचेगा, और धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्री भी चालू होंगी कि किसान को भी पूरी छूट दी गई है कि वो अपनी फसल निकाल सकते हैं, कटाई कर सकते हैं, मंडी तक पहुंचा सकते हैं, वह भी पैसा उनकी जेब में पहुंचेगा। धीरे धीरे जैसे ही मार्केट खुलेगा तो उसके बाद मानव जाति के साथ लड़ाई थोड़ी है। चीजें और दुरुस्त हो पाएंगी। तो मुझे लगता है कि इंडियन इकोनॉमी जिस तरह से हम सोच के चल रहे हैं कि बड़ी पोजीशन खराब होगी, तो बिल्कुल भरोसा रखिए कि थोड़ा सा आपको हिम्मत रखनी होगी। मुझे लगता है कि हमारे साथ में व्यापार वर्ग से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको इस बात को लेकर के भरोसा है कि थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आने वाला जो दिन है हम ये स्थिति तो नहीं है कि देखिए आज 3 महीने 2 महीने 4 महीने जितना जो वक्त कोरोना को कवर अप करने में लग जाएगा, वह समय हमारे लिए थोड़ा मुश्किल रहा होगा, चुनौती भी होंगी, लेकिन चीजें दुरुस्त करने में हिंदुस्तान लगता है कि अदर कंट्रीज के मुकाबले मुझे लगता है कि जल्दी खड़ा हो सकता है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस लौट रहे हैं, बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं हम कोरोना के लेकर जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी की है, उसका इंतजार सबको था। 24 घंटे बाद एडवाइजरी सामने आई, उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त, उनसे मैं जानना चाहूंगा, श्याम जी क्या माना जाए इससे? हम एक दिन पहले भी बात कर रहे थे कि लॉकडाउन लगाना जितना आसान था, इससे विड्रॉ करना ज्यादा मुश्किल है। आप फेजेज में ही कर सकते हैं। जिस परिस्थितियों में लॉकडाउन लगाया गया था आप हटा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आप आज अचानक हटा भी देते हैं तो यह हर कोई सवाल पूछेगा कि किस दिन आपने जिस मकसद से लॉकडाउन किया, और उसके काफी मैं तो कहूंगा सकारात्मक परिणाम ही रहे। अगर हम लोग इस तरह से नहीं करते तो मुझे लगता है कि हम बहुत ही एक विकट स्थिति में चले जाते और बड़ी परेशानी में फंस जाते। लेकिन फिर भी चलिए, आंकड़े जो सामने देख रहे थे अभी 10,000 क्रॉस किए हैं हमारे यहाँ पे, तो उस स्थिति में भी काफी मैं तो कहूंगा कि कंट्रोल में ही है। जिस तरह की पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे है, जिस तरह से बढ़ रहा था, उसको देखते हुए तो हम कह सकते हैं कि फिर भी हम ठीक पोजीशन में हैं। शायद हो सकता है कि लोगों की समझ, दूसरे कंट्रीज में जिस तरह के हालात हमने देखे उससे हमने कुछ सबक लिया है, और गवर्नमेंट्स ने जिस तरह की अपेक्षा की लोगों से उसी तरह से कोऑपरेट भी किया। कुछ एक जगह लापरवाहियां रही हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन खैर, तो लॉकडाउन हटाया तो नहीं गया, लेकिन कुछ जगह राहत दी गई है। अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने की भी एक कवायद मान सकते हैं, जनजीवन को वापस पटरी पे लाने की भी कवायद मानी जा सकती है, या फिर इसे इस तरह से देखा जाए कि लोग पैनिक ना हो, धीरे धीरे उनको एक भरोसा दिलाएं कि अब कुछ समय बाद में हम अगर स्थितियां दुरुस्त कर देंगे तो शायद लॉकडाउन को विड्रॉ भी कर लेंगे, जिसके लिए जैसे सुराना साहब ने भी जिक्र किया था, अभी 20 अप्रैल एक अग्नि परीक्षा का दिन भी मुकर्रर किया है सरकार ने। तो उस तरह से देखा जाना चाहिए कि हमें थोड़ी डिस्टेंसिंग के साथ साथ मेहनत करनी होगी। देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि मौजूदा स्थिति में जो सरकार कोशिश कर रही है कि इस बीमारी को रोके, और रोकने का तरीका यही कि लॉकडाउन करके लोगों को अपने अपने घरों पर सीमितता के अंदर रखे और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे। लेकिन विडंबना यह है कि सारी चीजों को देखिए 21 दिन का पहले लॉकडाउन रहा, अब 19 दिन का लॉकडाउन दूसरी बार शुरू हो गया है। तो शुरू तो कर दिया हमने,
लेकिन हमारे मौजूदा स्थिति में आज हमारे घर में बिजली खराब हो गई होगी, कोई छोटी मोटी चीजें प्लम्बर की जरूरत पड़ रही होगी, या हमारा आपके आरओ खराब हो गया होगा। तो ये उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से कोशिश की जाए कि इन मिस्त्रियों को आपको छूट दे दी जाए, लेकिन उस मिस्त्री को परफेक्ट उसे बताना होगा कि मैं इस रोग से पीड़ित नहीं हूं, या मेरा इसके अगर, इसलिए जो व्यक्ति आपके घर पे ये सब चीज ठीक करने आ रहा है वो स्वस्थ होना चाहिए और उसको सैनिटाइज करके जाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगा। आपके पास में वहां पर दुकानें हैं, अंडे की दुकान है, सब्जी की दुकान है, आटे की दुकान है, या इस तरह की उसको उनको छूट दी जाएगी कि आप देखिए, और जो आप ठेले खोमचे वाले जो आते हैं सब्जी वब्जी बेचने के लिए, वो तरीके से आपके मोहल्ले तक पहुंचे। लेकिन उसमें भी साथ साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो रेट कंट्रोल भी हो साथ में, और जो व्यक्ति जा रहा है वो स्वस्थ है, इस चीज का निश्चित रूप से स्थानीय प्रशासन को ध्यान रखना पड़ेगा। श्याम जी एक सवाल है मेरा सवाल है, एक सवाल मेरा ये है आपसे, श्याम जी एक सवाल है मेरा एक सवाल है आपसे। सवाल ये है कि ये बात तो ठीक है, आप परमिट कर रहे हैं उनको, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम जो मैं आए दिन सुनता हूं, दुपहिया वाहन सीज कर दिए जाते हैं, चौपहिया वाहन से हैं तो वह सीज कर दिया जाता है। पासेज के लिए आप जा रहे हैं, ऑनलाइन आप अप्लाई करिए, ऑनलाइन अप्लाई करने में रिजेक्ट तुरंत कर दिए जाते हैं या पेंडिंग दिखा दिए जाते हैं। तो यह व्यवस्था कौन करेगा? सरकारें कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जिस तरह की पेंडेंसी दिखा दी जाती है, किसी को प्लम्बर को आज आपने कॉल किया कि मुझे ये नल ठीक करवाना है, या फिर आपने किसी इलेक्ट्रिशियन को बोला है कि इस वक्त एसी कूलर का वक्त शुरू हो चुका है तो उसको ठीक करने के लिए आना है, सपोज उसको आना है मानसरोवर से सिविल लाइंस में, सी स्कीम में, अब वो कैसे पहुंचेगा? इनके पासेज की कैसे व्यवस्था होगी? क्या वो ये कहने से कि मेरे पास में प्लास और पाना है, मैं ये मेरी पहचान है, तो कौन निकलने देगा उसको? इतनी जगह बैरिकेटिंग्स की हुई है, नाकेबंदी की हुई है, ये सॉल्यूशन कैसे होगा? जयपुर तो वैसे भी हॉट स्पॉट में है, जोधपुर है, टोंक है, झुंझुनू है, भीलवाड़ा है, राजस्थान के कई जिले, आई थिंक 25 जिले ऐसे हैं कि जो हॉटस्पॉट की स्थिति में है, जहां पे इस तरह से कर्फ्यू लगा रखा है या बिल्कुल पूरा पैक कर रखा है। लॉकडाउन तो पूरे देश में ही है, लेकिन वहां की स्थितियां थोड़ी विकट हैं, वहां जाने कैसे देंगे? ये एक बड़ा सवाल होगा। योगेंद्र जी, ये तो साफ स्पष्ट कहा है कि जहां पर स्थिति विकट है, जहां पर आपकी संख्या पॉजिटिव काफी है, वहां छूट नहीं देंगे, साफ कह रहे हो। जहां की स्थिति सुधरी हुई है वहां आपको जीवन को सामान्य बनाने का प्रयास होगा, वो भी चरणबद्ध तरीके से। शासन ही करेगा आपकी व्यवस्था। अब देखिएगा, केंद्र सरकार तो देखने आएगी नहीं, व्यवस्था कौन करेगा? नीचे के स्तर का एसडीओ का, तहसीलदार है, या आपका पटवारी है, ये सारी चीजें की व्यवस्था नीचे तक जाएगी। और नीचे तक जाने के लिए ऑनलाइन, देखिए भारत में पहले तो नहीं था, अब आप ऑनलाइन करिएगा। अब क्योंकि बच्चे आपको आईटी टेक्निकल रूप से साउंड हो गए, और वो कंपनी जो आपके पास भेज दी है उसका दायित्व भी बनेगा कि जिस मिस्त्री को भेज रहे हैं वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, ये आपको प्रमाणित करके उसको देना पड़ेगा। उसी व्यक्ति को आप लाओगे। अगर किसी अनजान व्यक्ति को आपने बुला लिया और वो अगर कोरोना पॉजिटिव है और आपके घर पे परिवार में चला गया, तो ये स्थिति विकट होने वाली है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक उसको सुविधा भी मिले और सही तरीके का व्यक्ति आप तक पहुंचे, ये जिम्मेदारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बन जाती है। जोशी जी सही कह रहे थे कि लोग पीड़ित हैं, उन तक सामान नहीं पहुंच पा रहा, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? लोकल शासन की है। अगर जो शासन दे रहे हैं अगर वो गलतियां करेंगे तो वहां का जो जहां व्यवस्था हो रही है व्यवस्था नहीं होगी। इसलिए व्यवस्था करने वालों को निश्चित रूप से सतर्क भी रहना पड़ेगा। इस बीमारी को कंट्रोल करने का अधिकार भी उन्हीं के पास है कि वो रोके, और हमारी जिम्मेदारी बनती है जो व्यक्ति बुला रहा है वो प्रमाणित कर ले कि जो मेरे यहाँ प्लम्बर आ रहा है या कोई व्यक्ति आ रहा है वो कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। इसलिए हमको ऑनलाइन व्यवस्था देकर के ठीक व्यक्ति। मैं श्याम जी वापस लौटूंगा, योगेंद्र जोशी साहब के पास जाना चाहूंगा, मैं जोशी जी के पास जाना चाहूंगा। जोशी साहब, कर्फ्यू भी आपने बहुत बार देखे होंगे, लगाए भी आपने बहुत सारे इस तरह के, लॉकडाउन तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इस तरह की चीजें बहुत बार हुई होंगी कि बिल्कुल एरिया को पैक कर दिया गया। ऐसी पोजीशन में, हालांकि लॉकडाउन तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के लॉकडाउन का आप में से किसी का कोई वास्ता हम में से किसी का पड़ा होगा, बड़ा मुश्किल है कह पाना। लेकिन ऐसी स्थिति में बड़ी बात आती है कि जो नाकेबंदी में, फील्ड में जो ऑफिसर्स होते हैं, जवान होते हैं, वह एडवाइजरी आपने एक दिन पहले जारी की। राजस्थान में ऐसा हो रहा था, हमने खुद ने भी मुख्यमंत्री से अप्रोच की, एसीएस होम से भी अप्रोच की कि साहब आए दिन आप एडवाइजरी जारी करेंगे, नीचे तक पहुंच नहीं पाती है, वहां बड़ी माथापच्ची होती है। एक व्यक्ति जो घर से निकल रहा है वो तो एडवाइजरी के हिसाब से निकल रहा है, जो नाके पे जवान खड़ा है उसको बेचारे को पता ही नहीं है। तो ये जो गैप है,
हालांकि हो सकता है 20 अप्रैल का टाइम है अभी हमारे पास में, उसमें 4-5 दिन में कुछ दुरुस्त कर दें। यहां क्यों इतनी परेशानी आती है? यह एडवाइजरी या ऑर्डर है वो नीचे तक कम्युनिकेट नहीं हो पाता, ये वजह क्या है इसकी? देखो योगेंद्र जी, बात यह है कि जितने भी आदेश ऊपर से नीचे तक निकलते हैं वो सारे कागजों में आते हैं, कागज एक दूसरे के पास चलता रहता है। नरेंद्र मोदी जी का दिमाग खराब नहीं है जो वो टीवी पे आकर 7 बातें बोलते हैं। वो 7 बातें इसीलिए उन्होंने टीवी पे आके बोली थी कि लोग डायरेक्ट सुने, जो टीवी देख रहे हैं वो सुने। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि अधिकारी अपने नीचे वालों को वो चीज बताते नहीं है, न सिपाही को बताते हैं न कांस्टेबल को बताते हैं। अब एक व्यक्ति अपने माँ बाप के लिए दवाई लेने जा रहा है, अब वो सिपाही को बताया साहब ये मेरे पिताजी की हार्ट सर्जरी हुई है, इसके लिए दवाई लेने जा रहा हूं, क्या आप इधर से मत आना, आप चुपके से गली में से निकल जाना। भाई गली में से क्यों निकल जाना यार, तुमको इसको पता होना चाहिए सिपाही को कि हार्ट की दवाई लेने जा रहा है, इसको जाने दिया जाए। मैं ये कह रहा हूं 90 साल के बुजुर्गों को अहमदाबाद जाना, अहमदाबाद तुमको संभालने जाना है। एडीएम साउथ को आज टेलीफोन किया है, मैं जानता हूं, मैंने करवाया टेलीफोन कि आप एडीएम साउथ को टेलीफोन करिए और उनसे कहिए कि आपके 92 साल के जो बुजुर्ग हैं वो वहां, उनको संभालने वाला कोई नहीं, आप जाना चाहते हैं तो वो ये बोले कि 2 दिन और ठहर जाओ। मैं ये समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये जो सहूलियत देने की बजाय ये सहूलियत नहीं दे रहे हूं लोगों को, उनके लिए असहूलियत पैदा करते हैं। अरे भाई कोई अपनी कार से जा रहा है तो उसको जाने दीजिए, उसके लिए परमिशन जारी करिए, वो चला जाएगा, अरे उनके घर वालों को संभालने के लिए चला जाएगा। जब ये सूचनाएं नीचे तक नहीं पहुंचती है, लोग चोरी छिपे निकल के एक दूसरे के पास से जाते हैं। अच्छा साहब, जो बदमाश है वो तो चलो एक दूसरे के चाकू मारता हुआ जाएगा। अरे साहब ये बीमारी तो इतनी खतरनाक है, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि पास में से कौन निकल गया और आपको प्रसाद दे गया। आप योगेंद्र जी एक बात बताता हूं, पूरे इंडिया में भीलवाड़ा हो रहा है। मैं बताऊं क्या है भीलवाड़ा का? दिल्ली से कोरोना रवाना होने से पहले भीलवाड़ा में चालू हो गया था और भीलवाड़ा को सीज कर दिया, इसलिए दिल्ली का कोरोना भीलवाड़ा नहीं पहुंचा। नहीं तो ये भीलवाड़ा का भी जो है नहीं बता पाते, अभी वहां भी हालत यही होती। मेरे को पता है जयपुर के अंदर भीलवाड़ा, आप बताइए, सब कह रहे हैं भीलवाड़ा पैटर्न, क्यों वहां के कलेक्टर और वहां के एसपी की अलग तरह के है क्या? मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं आपको ठोक के आपके चैनल पर। भीलवाड़ा में तो गल्फ से आया कोरोना भीलवाड़ा में तो गल्फ से आया है, गल्फ से आया। पहले भीलवाड़ा में कार्रवाई हो गई, इस वजह से भीलवाड़ा में रोक दिया गया और भीलवाड़ा के अंदर बाद में कोई नहीं पहुंचा, इसलिए वहां भी सेफ है। अब आप देखिए हमारे यहाँ कोरोना आ गया रामगंज में, अब आप बता दीजिए, अब निकाल के बताओ कोरोना, अगर रामगंज में से कोई निकाल सकता हो तो ये नहीं निकाल सकते। आप मिडिल क्लास को भाषण दे सकते हैं, मिडिल क्लास को हाथ धोने का ज्ञान दे सकते हैं। मैं देख रहा हूं जो टीवी पे आता है वही ज्ञान देता, हाथ कैसे धोना, मुंह कैसे धोना, दूर कैसे रहना, जो जिनके लिए है भाई वो तो कर रहे हैं। लेकिन जो समझना ही नहीं चाह रहे, जो ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लोग हैं जो समझना नहीं चाह रहे, उनको आप समझा नहीं पा रहे। जब तो तक उनको कैसे समझाया जाए सर? आपकी बात पहुंचाएंगे, उन्हें समझाया कैसे जाए? नहीं सुधरेगी ये मान जोशी के साहब, चलना योगेंद्र जी। जोशी साहब उनको समझाया कैसे जाए? उन्हें कैसे समझाया जाए जो समझना ही नहीं चाहते, उन्हें कैसे समझाया जाए? सोच लिया है कि जयपुर के अंदर राजस्थान में कोरोना तैयार करना है तो आप कुछ भी कर लेना जोर लगा के, लेकिन इसके लिए कोशिश ये करिए कि सारी पुलिस मेहनत करे, मेहनत करके काम करे, तब ये व्यवस्था होगी। जी चले अजय जी के पास में जाना चाहूंगा। अजय जी, लॉकडाउन के बीच पैनिक हैं लोग, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोई भी व्यक्ति घर में इतनी देर बैठना नहीं चाहता, 1 दिन रेस्ट 2 दिन 5 दिन कर सकता है। हर व्यक्ति काम करना चाहता है, निठल्ला कोई नहीं रहना चाहता, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जैसे आप लोग ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है। यहां एक बात आती है कि एडवाइजरी जारी हो गई कि ये लोग मूव कर सकते हैं, ये लोग नहीं कर सकते हैं। फिर एडवाइजरी के बीच गवर्नमेंट की तरफ से ऊपर से कुछ ऑर्डर जारी होते हैं। ये एक बड़ी अभी तक खामी जो मुझे पूरे इस सिस्टम में दिखाई दे रही है, वो नीचे तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसका सामना कभी व्यापारियों के बीच में चर्चा होती है कि इसे भी दुरुस्त किया जाए। मेरे को बहुत अच्छे से ध्यान है, आपने किराने के सामान के लिए छूट दे दी, वो व्यापारी सप्लाई के लिए या फिर मंडी से माल लाने के लिए जूझते रहते हैं। मैंने देखा चालान कटवा करके गए एक व्यक्ति के साथ, मेरा ये किराने का लाइसेंस है, ये हमारी संस्था बनी हुई है, मैं सामान लेने के लिए जा रहा हूं। स्टेचू सर्किल पे हमारे सामने उनका चालान हुआ। वो गिड़गिड़ाने लग गया कि साहब मेरे पूरे वीक में जो बचत होगी तो आपने चालान भी लगवा दी।
तो ये परेशानी जो है, कभी शिकायत दर्ज कराते हैं आप लोगों की ऐसी स्थिति को दुरुस्त करिए? कोई व्यापारी आपके एडवाइजरी के हिसाब से अखबार में पढ़ के टीवी पे देख के निकल जाता है, नीचे कुछ बातें ही नहीं पहुंच पाती हैं। तो ये कुछ शिकायतें आ रही हैं इस तरह की, हमारे तक पहुंच रही हैं ये बातें? देखिए, जो ये महामारी है इतनी व्यापक और इतने मतलब कह सकते हैं बड़े स्तर की है, पहली बार किसी ने भी इस तरह की चीज का सामना किया है। तो व्यापार जगत तो वैसे ही क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा शुरुआत से ही पिछले कुछ सालों से कमजोर चल ही रहा है। तो और अभी ये जब ये वाली ऐसी महामारी आई है तो उसके ऊपर तो जैसे कह सकते हैं एकदम उसको धक्का सा ही लग गया है, बहुत जबरदस्त सा धक्का सा लग गया है। अब जो नया ये था कि भाई पहली बार में लॉकडाउन हुआ, हर आदमी उसके लिए राजी हुआ था क्योंकि इसका रोकने का उपाय जो था, हिंदुस्तान जैसे जगह पे लॉकडाउन से बड़ा कोई उपाय नहीं था। उसके बाद में लॉकडाउन 21 दिन का लगने के बाद में लगा कि जो ये चालू होगा 15 तारीख को, तो कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें होंगी जहां पे इन सब चीजों के साथ में प्रशासनिक अमला इन सब चीजों को दुरुस्त करते हुए व्यापार जगत के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज लेके आएगा। साथ ही साथ सेंटर से और स्टेट से भी ये था कि कोई जो व्यापार जगत के लिए एक राहत का पैकेज आना चाहिए, जिसकी हम लोग काफी समय से डिमांड भी कर रहे हैं कि हर जगह के ऊपर अब डिमांड मतलब दी जा रही है। केवल एक व्यापारी जगत एक ऐसा है जो केवल दे रहा है। हमारे को टैक्सेशन के अंदर से भी कोई रिलीफ नहीं मिली, हमारे को ब्याज में से भी कोई रिलीफ नहीं मिल रही। ये जरूर कर दिया भाई कि ठीक है आप जो किस्त है उसको आगे डेफर कर दिया जाए, डेफर तो कर दिया पर जो ब्याज है उसमें भी ब्याज लगा जा रहा है। तो हम लोग को वो कहीं से भी एक बार रिलीफ का कोई काम नहीं हुआ। अब जो ये जो आया है, जो भी एडवाइजरी जारी हुई है, इसमें तो वही चीजें आई है कि आपको अगर ये चालू करना है तो ये सारी चीजें सरकमस्टांसेस पर लागू करना पड़ेगा। देखिए, बड़ी फैक्ट्रियों में बहुत बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस है वहां पे तो ये लागू हो सकता है। एमएसएमई सेक्टर्स के अंदर बहुत मुश्किल से लागू करना है क्योंकि वहां पे कोई भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से डेवलप करे हुए नहीं है और छोटे छोटे यूनिट्स हैं जहाँ पे 25 जने काम करते हैं, 40 जने काम करते हैं, 50 जने काम करते हैं। उन जगह के ऊपर करने के लिए और दूसरे साथ साथ में जो डेली के व्यापार जगत के वाले जो काम करते हैं उन सब के लिए ये सारी चीजें करना बड़ा मुश्किल सा है। बट फिर भी व्यापारी जगत पूरा है राजी है कि क्योंकि ये महामारी ऐसी है, इससे बचना सबको जरूरी है, तो उसके लिए करने को राजी है। पर इसके अंदर जो दिशा निर्देश है वो दिशा निर्देशों का अभी तक पूरा अभाव है और हम लोगों को पूरा दिशा निर्देश चाहिए कि किस तरीके से काम हो और उसके ऊपर जो नोडल एजेंसी हो वो इस तरीके से हो जो इनके लिए लागू करने के लिए। अब अगर कोई अपने यहाँ सैनिटाइजेशन करना चाहता है तो उसको सैनिटाइजर अवेलेबल ही नहीं है। कोई ऐसी टनल बनाना चाहता है, टनल बना के बोले मेरी इंडस्ट्री में आए जहाँ पे सैनिटाइज होकर जाना चाहे तो वो उसको कहाँ से अवेलेबल होगी। इन सब चीजों की बहुत सारी चीजों की जरूरत है जो अभी तक हमारे को अभी तक कहीं पता नहीं चला। साथ ही साथ के अंदर जो छोटे व्यापार जगत के लिए होनी चाहिए, इन्होंने कह दिया स्ट्रीट वेंडर्स चालू कर देंगे। स्ट्रीट वेंडर्स कैसे चालू कर देंगे, उनके लिए कैसे सैनिटाइजेशन रहेगा, वो अभी तक कुछ भी अभी तक बताया नहीं गया है। तो बहुत सारी चीजों की क्लैरिफिकेशन की जरूरत है जो हमारे को सरकार से, स्टेट सरकार से बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो हमारे को। यहाँ अजय जी, एक पासेस की बात कर रहा था मैं, जो पासेस जारी करते हैं या फिर कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति को छूट होगी, इस सेक्टर के लोगों को छूट होगी, वहां बड़ी परेशानी आती है। ऊपर से कह दिया लेकिन नीचे जाके वही बात होती है। मेरे को अच्छे से ध्यान है कि रोज एसीएस होम राजस्थान उनको फोन करना पड़ा कि सर कुछ पोजीशन क्लियर नहीं है, आपने ये कहा है, नीचे कुछ स्थितियां ये हैं। तो एक भ्रम की स्थिति होती है। आए दिन कोई ना कोई फोन करके बताते हैं कि सर हमारे साथ में आज ये हुआ, हमें पास भी जारी हुआ, लेकिन पास से अभी ध्यान है मुझे एक दिन पहले का चित्तौड़गढ़ का वाकया है। चित्तौड़गढ़ में एमएलए को रोक दिया गया। वहां एसडीएम जो आई हैं वो प्रोबेशनर आईएएस हैं, तो मंडी के अंदर उन्होंने नोट फाड़ दिए, किसी की लात मार करके साइड में कर दी। ये जो पोजीशन है आप खोल रहे हैं, दुकानें खोलने की किसी ने परमिशन दी होगी, लगातार वो खोल रही थी और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने, मोहतरमा ने खुद ने परमिशन दी और खुद ही ने उन्होंने बंद करा दी। तो ये कुछ चीजें जो हैं इन्हें दुरुस्त कैसे किया जाए, कुछ कभी फेस करना पड़ता है ऐसी चीजों को? सर देखिए, अभी पहले 3 दिन पहले तक जो पास चल रहे थे, फिर ये आ गया कि सारे पुलिस जो पास बनाएगी पुलिस बनाएगी। इसके लिए पूरा उन्होंने एक सिस्टम में बना के दिया, सारे सब इस तरह के पुलिस है। अब आज इसे वापस लागू कर दिया गया, जो पुराने पास हैं, जो नया चालू हुआ तो वो तरह रहेगी, पुलिस नहीं बनाएगी, प्रशासनिक अधिकारी बनाएंगे। फिर पास कौन से जो होते हैं, कोई अलाउड होते हैं पुलिस वाले की, जिसकी इच्छा होती है उसको अलाउड कर देता है, जिसकी इच्छा होती है उसको अलाउड नहीं करता। अब ये 20 तारीख से अगर काम चालू हो जाएगा तो कौन आदमी आएगा और कौन आदमी नहीं जाएगा, उसके लिए कैसे पास जारी किए जाएंगे, अभी तक कोई भी दिशा निर्देश कहीं पे भी नहीं है। जो आप कह रहे हैं हर आदमी जो अगर अपने कहीं से अप्रोच लगा लेता है तो वो तो कहीं निकल सकता है, पर हर आदमी का अप्रोच नहीं है, काम करने वाले के पास अप्रोच नहीं है, जो सामान पहुंचाने जा रहा है उसके पास अप्रोच नहीं है, या उसके पास उनके सिंपल कार्ड, किसी कंपनी में, फैक्ट्री में, छोटी छोटी फैक्ट्रियों के अंदर कार्ड जो बने हुए हैं, ऐसे कार्ड बने हुए हैं, उसको कोई मानेगा नहीं क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ एंटरप्राइज है। एंटरप्राइज दुकान है या फैक्ट्री है, कुछ पता नहीं चल पाता। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनके लिए बहुत अभी तक दिक्कत आने वाली है। पर एक बार चालू हुए
तो उसके बाद में कहीं ना कहीं थोड़ी सी इकोनॉमी को पटरी पे लाना बहुत जरूरी है। इकोनॉमी बहुत नीचे जाती जा रही है, व्यापार जगत बहुत पीछे चला गया, इसलिए कहीं ना कहीं सरकार को इसके बारे में बहुत जरूरी है सोच के और इसको चालू करे। ये हमारी एक निवेदन है। पंकज जी, आपसे एक सवाल है मेरा। एडवाइजरी में लिखा गया है कि निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं। चले, आपने प्लम्बर को भी परमिशन कर दी, आपने इलेक्ट्रिशियन को भी परमिशन दे दी, छोटे छोटे जो वेंडर्स हैं उनको भी परमिशन देने जा रहे हो, लेकिन वो मटेरियल का क्या होगा? बिल्डिंग बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए, आपको बजरी भी चाहिए, आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए, उसके लिए कोई गाइडलाइन है? जैसे श्याम जी भी बता रहे हैं और साफ लिखा हुआ है भी कि आप एक जिले से दूसरे जगह पे आप ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते, तो फिर ये इसमें कैसे कर पाएंगे? एक्चुअल में योगेंद्र जी समस्या ही यही है कि जो ये एडवाइजरी या गाइडलाइन जारी हुई है, इसके साथ में कुछ सब्सिडरी ऐसी गाइडलाइन और आनी जरूरी है जिससे हर उद्योग के लिए, बल्कि मैं मान के चलता हूं कि हर उद्योग के लिए स्पेसिफिकली उसको कैसे चलना है या उसको किस तरह से मूव करना है, वो एक गाइडलाइन आनी एडिशनल जरूरी है। इसके साथ साथ क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो, क्योंकि एक्चुअल में फर्स्ट टाइम मानव जाति इस तरह की प्रॉब्लम देख रही है कि आपके छूने से या बिल्कुल आप पड़ोस से भी गुजर रहे हैं तो फैल रही है, ये इस तरह की प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम से कैसे निजात पाई जाए, इसमें एक बहुत सोच समझकर कुछ इस तरह की चीजें बनाने की जरूरत है, जिससे, क्योंकि हम आज की तारीख में हमने प्लम्बर को बुलाया, हमें नहीं पता, क्योंकि ये इसके लक्षण भी 14 दिन बाद प्रकट होते हैं या किसी भी दिन प्रकट हो सकते हैं 14 दिन के बाद में या 14 दिन के पीरियड के अंदर, तो वो कैसे पता चले कि किसको है किसको नहीं है? क्योंकि आज की तारीख में चेकअप हो रहा है, नेगेटिव आ गया, उसके कुछ दिन बाद फिर पॉजिटिव हो गया, तब क्या कैसे करें? तो एक्चुअल में बहुत सावधानी के साथ हर चीज को खोलने और शुरू करने की जरूरत है। दूसरा, जहां तक सामग्री मिलने की बात है तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, जब थोड़ी देर पहले भी डिस्कशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन इटसेल्फ अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि निर्माण उद्योग में भी बहुत सारी चीजें राज्य के अंदर और राज्य से बाहर से भी आती हैं। जो राज्य से बाहर से आने वाली चीजें वो कैसे आएंगी? तो कुल मिलाकर के हर उद्योग कहीं ना कहीं जो निर्भर है इंटर स्टेट, तो प्रॉब्लम तो उस पर भी है, क्योंकि इन सब चीजों के लिए एडिशनल एडवाइजरी की जरूरत है। जैसा अजय अग्रवाल जी ने भी कहा, हमने 40 के माध्यम से भी बाकायदा एमएसएमई के लिए और उद्योगों के लिए एक विशेष पैकेज की मांग कर रखी है, जो पैकेज स्टेट गवर्नमेंट को से भी हम बात कर रहे हैं और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमने कहा है, क्योंकि हम उसका इंतजार भी कर रहे हैं कि 2-4 दिन वो कब आता है वो पैकेज। इसके साथ साथ उस पैकेज के साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है, क्योंकि इनको एक एडिशनल इस तरह से गाइडलाइन या चीजें या नीति बनाने की जरूरत है जिससे हर उद्योग रेगुलेट कैसे हो, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी एक जगह है, इसके अलावा एसेंशियल कमोडिटी के अलावा जो बाकी उद्योग हैं जो एसेंशियल कमोडिटी से जुड़े हुए नहीं है, जो बिल्कुल एसेंशियल नहीं है लाइफ के लिए लेकिन वो भी लाइफ के लिए जरूरी हैं, तो उन सब उद्योगों के लिए भी स्पेशल कुछ अलग अलग इस तरह से बनना जरूरी है, क्योंकि ये सब चीजें बहुत सोच समझ के विशेषज्ञों के साथ बैठ करके बनाने की चीज है। तो ये एकदम से छोटी सी केवल गाइडलाइन से नहीं होगा कि भाई ठीक है हम इस उद्योग को खोलेंगे, ये उद्योग खोलना ही नहीं, उस उद्योग में किस किस तरह से चीजें बनेंगी चलेंगी, ये बहुत ज्यादा जरूरी सोच समझ के होने की चीजें हैं। जी योगेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा, श्याम सुंदर शर्मा साहब के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, मैं एक बात पिछले कुछ दिन से सुनता आ रहा हूं, आवाज भी उठने लग गई है, लोग ज्ञापन भी देने लग गए, यह बात निकल करके आ रही है कि जो मजदूर वर्ग है या ये कहें कि बीपीएल वर्ग में जो लोग आते हैं या पिछड़े लोग जो हैं, उनके लिए किसी न किसी तरह से भामाशाहों के माध्यम से, दूसरे माध्यम से खाना भी पहुंच रहा है, उनको पैसे भी दिए जा रहे हैं। उद्योगपति हैं, फर्क सबके पड़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, उनके भी चलिए पूंजी है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा कि लॉकडाउन को, लेकिन मिडिल क्लास में जो लोग हैं और एक बड़ा सेक्टर होता है जो या तो छोटा मोटा अपना काम कर रहा है या फिर जॉब कर रहे हैं, उनके सामने बड़ा संकट है। और मैं वर्षों से सुनता आ रहा हूं कि भगवान के भरोसे है, या फाइनेंस मिनिस्टर तक भी ये बात कह चुके हैं। उन लोगों के बारे में क्या किया जाएगा, क्या सोचा है? कुछ सरकारों की कोई रणनीति नजर आ रही है? बहुत परेशान है, लोगों के फोन आते हैं, पॉलिटिशियंस को ज्ञापन दे रहे हैं, उस वर्ग का क्या होगा? देखिए योगेंद्र जी, आपने सही कहा कि निम्न वर्ग का है, बीपीएल है और सब कुछ है, उसको तो सरकार ने कहा कि हमने उसके खाते में पैसे डाल दिए हैं, वहां तक पहुंचा। और कोशिश है कि जो खानाबदोश लोग हैं उनको भामाशाहों के माध्यम से कुछ न कुछ पहुंच रहा है, व्यवस्थाएं कुछ हुई है, लेकिन जो मिडिल क्लास का व्यक्ति है जो कि काम करता था, आज उसके पास पैसा नहीं है, वो किसी के पास भीख मांग नहीं सकता, वो कह नहीं सकता कि मुझे कैसे, तो उसके लिए निश्चित रूप से समस्या का समाधान किस प्रकार से हो कि उसको लोन दिया जाए, क्या करा जाए, बहुत संकट तो है। आपने पहले 21 दिन का किया, अब 19 दिन का किया, चलो झेल जाएगा, लेकिन 2 महीने बाद उसको रोजी रोटी मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, ये बात सही है। मैं देख रहा था कि आपको एग्जीक्यूट तो करना है नीचे के स्तर पर, केंद्र सरकार तो केवल एडवाइजरी जारी कर देगी, लेकिन उसका
जो आपका क्रियान्वित तो नीचे के स्तर पर होनी है, और नीचे के स्तर पर जिस तरह के हमारे यहाँ भारत में भ्रष्टाचार और जिस तरह की जो लाल फीताशाही कायम है, एक व्यापारी को हम चोर की दृष्टि से क्यों देखते हैं? वो आपके समाज को उत्पादन करके देगा तो उसको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। वो आपको अगर बेल करता है तो अधिकारी को जाकर के पूछना चाहिए कि भाई आपको क्या समस्या आ रही है, उसका समाधान कैसे किया जाए। अगर इस तरह से मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, अच्छे हैं वो, लेकिन उनका एग्जीक्यूट करने वाला आईएएस अधिकारी है, आरएएस अधिकारी है, तहसीलदार है या नीचे के तबके का अधिकारी है, उसको सुधारने की जरूरत है और उसको बताना पड़ेगा। ऐसे कुछ अच्छे लोग हैं, ऐसा बात नहीं कि सारे प्रशासनिक व्यवस्था में खराब लोग हैं, कुछ लोग खराब है तो उसको एक्शन लेके बताइए कि आपने गलत किया है। देखिए कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। तो इसलिए व्यापारी को, उद्योगपतियों को या जो काम करने वाला व्यक्ति को उसको विश्वास में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये स्थिति पूरे प्रदेश की, पूरे देश की और गांव की हो रखी है। गांव में आप नरेगा चाहते, 33 लाख लोग नरेगा में काम कर रहे थे, आज तो बहुत स्थिति खराब होगी। अब हम 10 लाख कर पाएंगे, 15 लाख कर पाएंगे? केंद्र सरकार पैसा देगी नहीं दे पाएगी। 1800 करोड़ रुपए हमारा पहले ही बाकी पड़ा है। केंद्र सरकार हमको पैसा 1 लाख करोड़ रुपए जो अनुदान के रूप, देखिए हर राज्य सरकार चाह रही है कि केंद्र सरकार हमको पैसा दे दे, हमारा पैसा अभी सुरक्षित रहे, लेकिन यहाँ केंद्र सरकार अभी देने की स्थिति में नहीं है, जल्द देगी नहीं। वो जानती है कि आने वाले टाइम में किस तरह की स्थिति बनेगी, क्योंकि आपके सामने कि 19 दिन के बाद क्या स्थिति रहेगी अभी आप कह सकते हैं कि लॉकडाउन खुल पाएगा, क्योंकि बहुत सारी जगह हमारी स्थिति कई जगह तो खराब। अब जयपुर में हम लॉकडाउन खोलने की स्थिति में नहीं रह पाएंगे क्योंकि है ही हालत। अब देखिए जहां लॉकडाउन है उसको हम एग्जीक्यूट करने में कितनी समस्या आ रही है। समस्या है कि आपको वहां जान पहचान के कारण हमको आरएसी या होमगार्ड लगाने पड़े जो कि जान पहचान वाले नहीं है, अब वो कंट्रोल करेंगे। तो ये सारी, और वहां पर सरकारी तौर पर किस प्रकार से उनको आटा कैसे जाए, दाल कैसे जाए या बाकी की चीज कैसे जाए, उसको पहुंचाने की व्यवस्था जरूर करनी पड़ेगी। आप केवल लॉकडाउन कर देने से काम नहीं चलेगा, उसको आप देना नहीं चाहोगे और अंदर बंद कर दोगे तो इससे तो व्यवस्थाएं बिगड़ेगी। क्योंकि आप देखिएगा जिस प्रकार से लोग उग्र हो गए, क्योंकि जब उनको खाने को नहीं मिलेगा, भूखा व्यक्ति क्या करेगा, सड़कों पे आएगा। तो इसलिए हमको बहुत संवेदनशील तरीके से अधिकारियों को भी फेवर में लेना पड़ेगा, कर्मचारियों को भी लेना पड़ेगा, सारे वर्ग को लेना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ा संकट आया है देश के सामने, इसको हम सब मिलकर के करेंगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई हल निकलेगा। क्योंकि आपने देखा अमेरिका, स्पेन या आपके इटली, इतने बड़े विकसित देश धराशायी हो गए, अब वो आज कह रहे लाचार है, भारत से दवाई मांग रहे हैं, पाकिस्तान नहीं मांगे। तो हमारा है कि हम तो उत्पादन करने वाले यहाँ के लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, यहाँ बहुत सारी चीजें होती हैं। तो संजीवनी बूटी भारत में ही है, अगर लड़ेंगे तो जीतेंगे इस लड़ाई। संजीवनी बूटी भारत में ही मिलती है, तो इस वजह से दवा तो भारत में ही मिलेगी। खैर आप लोगों ने इतना वक्त दिया, और बड़ी बात यह है कि एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी कर दी है, कुछ जगह राहत दी है, तो कुछ जगह अभी आपको और लॉकडाउन में रहना होगा। 20 अप्रैल का जो समय दिया है वो निश्चित रूप से एक लक्ष्मण रेखा या अग्नि परीक्षा उसे कहें, वह दिया हुआ है। उसमें किस तरह से सफल आप हो पाएंगे वो एक बड़ी बात होगी। उसके बाद 3 मई को भविष्य तय होगा कि देश में लॉकडाउन का क्या पोजीशन बनेगी। अभी कोशिश यही की जानी चाहिए, सबको कोऑपरेट करना होगा, सब लोग मिलकर के इस कठिन घड़ी में सरकार के साथ खड़े रहें। गाइडलाइन का जो आपको आदेश दिया जाता है उसे पालन करें, क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए, आपके जीवन के लिए, आपको इसमें पैनिक नहीं होना चाहिए। आपके जैसे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इस परेशानी का सामना करना पड़ रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं, लेकिन मिलकर अगर इस कोरोना से लड़ेंगे तो जंग जरूर जीत पाएंगे। आप भरोसा रखिए, आपका भरोसा मत टूटने दीजिए। अगर भरोसा टूटेगा तो निश्चित रूप से हम वो योद्धा की श्रेणी में नहीं आएंगे जो इस लड़ाई में खड़े होकर लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।